आज की इस वीडियो की जो मैं खबर बता रहा हूँ इसकी एक एक लाइन सुनने वाली सोचने वाली है कि हम आज़ाद क्यों हुए, किस लिए आज़ाद हुए, किसके लिए आज़ाद हुए, कि आज भी हम आज़ाद हैं या गुलाम हैं। जो ये खबर मैं बता रहा हूँ ये खबर है 28-29 अगस्त के आसपास 2019 की। उन दिनों ये खबर अखबारों की सुर्खियाँ बनी रही। पटना हाई कोर्ट की, पटना हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे, जस्टिस अब वो कहाँ पे मतलब किस पोस्ट पे मैं नहीं जानता, जस्टिस राकेश कुमार जी। उन्होंने अपने एक ऑर्डर में लिखा था कि अदालतों में भ्रष्टाचार है, लेकिन उनके चीफ जस्टिस ने 11 जजों को बेंच बनाकर उनके आदेश को ही पलट दिया। हाई कोर्ट के जज खुद कह रहे हैं कि कोर्ट्स के अंदर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, पर उन्होंने खुद उनके चीफ जस्टिस ने 11 जज की बेंच बनाकर उनके आदेश को पलट दिया, रोक लगा दी उसके ऊपर, और उनके ऊपर इतना सख्त ऑर्डर पास कर दिया कि वो उसके बाद फिर सिंगल बेंच की जजों के केसों को सुनना ही बंद करा दिया उनका। जहाँ पे डबल बेंच हो, मतलब कि उनको कंट्रोल करने वाला, उन पर निगरानी रखने वाला, साथ में कोई एक चीफ जज का साथी उनके डायरेक्शन में काम करने वाला कोई जज अपॉइंटेड हो तो ही वो सुनवाई कर सकेंगे, अदरवाइज वो किसी मामले की सुनवाई करने लायक उनको नहीं छोड़ा। उस टाइम एबीपी और दैनिक भास्कर, जागरण इत्यादि कई अखबारों में खबर छपी। गूगल का यही एक बेनिफिट है। आज हुआ ऐसा कि किसी ने व्हाट्सएप पर मेरे को इसी खबर की हमारी कटिंग भेजी। उस हमारी कटिंग से फिर मैंने जब गूगल के अंदर थोड़ी सी पड़ताल करनी शुरू करी तो मेरे को कई अखबार की ये न्यूज़ मिली। मेरे को उन्हीं में से एक अखबार की जो उनकी रिपोर्टिंग है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आप सुनिए जज साहब ने क्या क्या कहा। अखबार ने सारी बातें वो लिखी जो जज साहब ने कहा। एक एक बात सुनने लायक, समझने लायक और गौर करने के लायक है। आज आप किसके लिए कमा रहे हैं? आप इन भ्रष्टाचारियों के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं कमा रहे। जज ने लिखा, भ्रष्ट जजों को हाई कोर्ट का संरक्षण मिलता है, लेकिन 11 जजों की बेंच ने उनके आदेश को सस्पेंड कर दिया। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार ने अपने सीनियर और मातहतों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए अपने आदेश के अंदर। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के खिलाफ आज तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? आगे लिखते हैं, पटना हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस राकेश कुमार के एक फैसले को गुरुवार को 11 जजों की फुल बेंच ने सस्पेंड कर दिया। जस्टिस कुमार ने एक फैसले में लिखा था, लगता है हाई कोर्ट प्रशासन ही भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण देता है। न्यायिक अधिकारी मतलब वो जिला जज जो आपके मामले सुनता है, उनको अगर वो करप्ट हैं तो उनको प्रोटेक्शन देता है हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस एपी शाही की 11 सदस्यीय फुल बेंच ने कहा कि इस आदेश से न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा गिरी है। जस्टिस कुमार ने गलत क्या बोला इसके अंदर? गरिमा तब नहीं गिरी, गरिमा तब गिरी जब आपने 11 जजों की बेंच बनाकर उनके आदेश को पलट दिया। संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। उनके हिसाब से जो उनके कोर्ट के अंदर जो भी काम करता है तो एक गुलाम की तरह उसको काम करना चाहिए। जज हैं वो, जज भी आज गुलाम बन चुके हैं। इससे साफ ये दिखता है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो अगर वो ईमानदारी से फैसले करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहे, उन पे प्रेशर है। संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं होती है। जस्टिस कुमार बुधवार को पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया के मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान अपने आदेश में सख्त टिप्पणियां करते हुए उन्होंने कहा, पटना के जिस एडीजे के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला साबित हुआ उन्हें बर्खास्त करने की बजाय मामूली सजा दी गई। क्यों? ये क्वेश्चन वो खुद उठा रहे हैं जज, हाई कोर्ट के जज, कि उनको सख्त सजा क्यों देगी? सस्पेंड क्यों नहीं किया गया उनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया उनको? हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस और अन्य जजों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे विरोध को दरकिनार किया। जब वो भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं तब पर उनके विरोध की कोई अहमियत नहीं दी गई। इसी से उन्होंने कहा था सीनियर जज, कि सीनियर भी नहीं वो कर रहे। चीफ जस्टिस ने सुनवाई पर रोक लगाई। जस्टिस राकेश कुमार ने निचली अदालत में हुई स्टिंग ऑपरेशन
2019 में कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ होगा कोर्ट एम्प्लॉइज के ऊपर, उसके मामले की बात हो रही है। ये मामले का संवैध संज्ञान लेते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाही ने जस्टिस राकेश कुमार की सिंगल बेंच की सभी केसों की सुनवाई पर रोक लगा दी। अब बताइए जस्टिस राकेश कुमार इन फ्यूचर के अंदर कितनी निष्पक्षता से, कितनी निर्दयता से काम कर सकते हैं। एक ईमानदार जज को ऐसे रोका जाता है। अगले आदेश तक जस्टिस कुमार सिंगल बेंच की सुनवाई नहीं कर सकेंगे। हालांकि डबल बेंच के जिन केसों में वो शामिल हैं सिर्फ उनकी सुनवाई कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया कि आपने ऐसी टिप्पणियां क्यों की, ऐसे आदेश क्यों पास किया आपने, ऐसे कमेंट्स क्यों किया आपने। जस्टिस कुमार ने अपने फैसले के अंदर 4 क्वेश्चन उठाए थे, 4 सवाल उन्होंने उठाए थे। सवाल नंबर 1, हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद निचली अदालत ने रमैया को बेल कैसे दे दी। जब हाई कोर्ट ने किसी भी अपराधी, किसी भी मामले के अंदर किसी की बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया तो उससे छोटी कोर्ट क्या बेल ग्रांट कर सकती है? एक क्वेश्चन यहां पे रेज होता है। जस्टिस राकेश कुमार ने रमैया की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की थी। उन्होंने आश्चर्य जताया कि हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली उनको, कि नहीं मिलने के बावजूद वे खुलेआम घूमते रहे, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। इतना ही नहीं, वे निचली अदालत से नियमित जमानत लेने में भी कामयाब रहे। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच करने का निर्देश पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दिया है। जस्टिस कुमार ने अपने आदेश में कहा कि जब हाई कोर्ट ने रमैया की अग्रिम जमानत खारिज कर दी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो उन्हें निचली कोर्ट से बेल कैसे मिल गई। आज भी ये क्वेश्चन रहेगा वही, क्योंकि मामला ही दबा दिया गया। सवाल नंबर 2, भ्रष्टाचार का केस साबित होने पर भी पटना के एडीजे की बर्खास्तगी क्यों नहीं की गई। सवाल नंबर 2 है, लेकिन यह भी नहीं चलेगा पता। जस्टिस कुमार ने अपने लंबे चौड़े आदेश में सूबे की निचली अदालतों और हाई कोर्ट के प्रणाली पर सवाल उठाया। भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों, जज को मिल रहे संरक्षण पर कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई में जिस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित हो जाता है उसे मेरी अनुपस्थिति में फुल कोर्ट की मीटिंग में बर्खास्त करने की बजाय मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता है। मैंने विरोध किया तो उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। लगता है कि भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण देने की परिपाटी हाई कोर्ट की बनती जा रही है। मेन क्वेश्चन सारा यही है। आपने ही बहुत सारी शिकायतें लिखी होंगी जजों के खिलाफ, उन पर एक्शन नहीं होता ना, ये कारण है उनका। यही कारण है कि निचली अदालत के न्यायिक अधिकारी रमैया जैसे भ्रष्ट अफसर को जमानत देने की धृष्टता करते हैं। हजारों कैदी, हजारों निर्दोष जेलों में बंद हैं, उनको बेल नहीं मिलेगी, पर जो रसूखदार है उनको बेल ऐसे मिल जाती है। हाई कोर्ट मना कर रहा है जज कि उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए, पर निचली कोर्ट उनको बेल दे रही है, तो करप्शन कहां तक फैला हुआ है। सवाल नंबर 3, सरकारी बंगलों के रखरखाव पर फिजूल खर्ची क्यों। जस्टिस कुमार ने अपने आदेश की प्रति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, पीएमओ, कानून मंत्रालय और सीबीआई निदेशक को भी भेजने का निर्देश दिया। मुझको निर्देश उन्होंने दिया, लेकिन जब 2 घंटे बाद ही उनके आदेश पर रोक लगा दी गई तो ये कॉपी वहां पे नहीं पहुंची होगी मेरे हिसाब से। तो उन्होंने जजों के सरकारी बंगले के रखरखाव पर होने वाले खर्च पर भी सवाल खड़े किए। कहा, टैक्स पेयर कौन है? आप हैं या नहीं मुझे तो नहीं पता, पर मैं तो हूं। हम सभी हैं। इनकम टैक्स कुछ लोग देते हैं, बाकी कई तरह के टैक्स सभी, लगभग सभी देते हैं। टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए साज सज्जा पर खर्च किए जाते हैं। जज साहब को ये पर्दे पसंद नहीं है, जज साहब को चश्मा पसंद नहीं है, जज साहब को लैपटॉप पसंद नहीं है, जज साहब को टेबल पसंद नहीं आई, लगा दो पैसा। आप और मैं अपने घर के अंदर साल में 10 साल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं।
उनकी एजेंसी पास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आदेश निकलता है, चेंज बदल गया जी। केजरीवाल साहब के शीश महल की बातें होती हैं। अभी आंध्र प्रदेश का कोई नया मुद्दा उठ रहा है आजकल के पहाड़ पे उन्होंने 500 करोड़ का कोई शीश महल बना दिया, कोई मुद्दा सुर्खियों में है। पर इनके शीश महल की जांच कब होगी? क्या जजों के शीश महल नहीं है क्या? मेरे को आज याद आ रहा है अपना 30-35 साल पुराना एक वाक्य, शायद 1990 की बात है ये। उन दिनों मैं भी अपना खाने कमाने के अंदर मस्त था, तो किसी काम से मेरे को दिल्ली के किसी जज के कोठी में जाने का अवसर मिला। जैसे आज सोचा वैसे सोच सिस्टम मेरी नहीं थी, जानता भी नहीं था क्या सिस्टम है ये, बचपना कह सकते हैं, लड़कपन कह सकते हैं आप। आज मैं उसको याद कर रहा हूं तो उनका जो मेरे ख्याल से ना शायद बाहर का जो छोटा सा जो क्या नाम है लॉबी कहते हैं, जहां पे क्या नाम है गेस्ट को बिठाया जाता है, जितना खर्चा उन्होंने वहां पे किया होगा, आज भी मेरे पूरे मकान की जो कॉस्टिंग होगी उतनी नहीं होगी। आज भी आज मैं उसको आंखें बंद करके याद करता हूं कि मैंने वहां पे क्या क्या देखा, महसूस किया था। हालांकि पूरा याद नहीं आ रहा, पर जितना याद आ रहा है उस हिसाब से बता रहा हूं मैं कि उस टाइम 30-35 साल पहले अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो कम से कम भी वो 25-30-40-50 लाख से ऊपर का होगा, जो आज कई करोड़ों में खर्चा होगा। शीश महल इनके पास भी है, बस हमें दिखाए नहीं जाते, हम देख नहीं सकते। सवाल नंबर 4, स्टिंग में कोर्ट कर्मी घूस लेते पकड़े गए, अब तक केस उन पर दर्ज क्यों नहीं किया गया? कोर्ट के एम्प्लॉय पे स्टिंग हुआ, कर्मचारी कोई भी होगा, पेशकार होगा, वटएवर कोई भी होगा, मुझे नहीं पता, पर उस टाइम किसी ने हिम्मत करके उसका स्टिंग ऑपरेशन किया, उसको पब्लिश किया, उन पे एफआईआर नहीं हो रही है। और मजे की बात सुनिए इसके आगे, जस्टिस कुमार ने कहा कि पटना सिविल कोर्ट में हुए स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सरेआम घूस मांगते कोर्ट कर्मचारी को पूरे देश ने देखा, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के खिलाफ आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि हाई कोर्ट के ही एक वकील पीआईएल दायर कर पिछले 1.5 साल से एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगा रहे हैं। 1.5 साल तक एक वकील खुद जस्टिस के लिए पीआईएल लगा के एफर्ट्स कर रहे हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही। तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? हम अलग अलग हैं तब तक है ये। मैं इसलिए कहता हूं कि अन्ना आंदोलन की तरह, लोकपाल बिल की तरह हमें अब जुडिशियल रिफॉर्म के लिए इकट्ठे होना है। अगर अब नहीं हुए तो फिर कभी नहीं हो सकते। जस्टिस कुमार ने स्टिंग ऑपरेशन मामले में संवैध संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया, पर जिस आदेश में उन्होंने सारी बातें कही, वो आदेश ही 2 घंटे के बाद 11 सदस्यीय बेंच ने उसको सस्पेंड कर दिया। तो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जस्टिस कुमार के हिम्मत और एफर्ट्स को दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने कोशिश तो की, ऐसे सख्त शब्द तो लिखे आदेश के अंदर, सिर्फ टिप्पणी करके नहीं छोड़ दिया अखबार की सनसनी के लिए। आज वो आदेश आप और हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वक्त ने पलटी खाई है। गूगल, डिजिटल मीडिया ने अच्छों की तानाशाही, राजशाही को खत्म कर दिया है। जो लोग इतिहास के अंदर फेवल करते थे, आज भी सब सामने आ रहा है। वो ये भी इतिहास ही है। 2019 की बातें इतिहास ही कही जाएंगी, क्योंकि आज की बात तो नहीं है ना, है तो कल की बात। इतिहास को जितना मर्जी दबा दिया जाए, वो कहीं ना कहीं सच के पर्दे फाड़ के बाहर निकल ही आता है। क्या आप इस सिस्टम को देखते रहेंगे? वो आपके ऊपर है कि आप देखते रहें, मैं नहीं देख सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रयास कीजिए। गूगल अगर ना होता तो क्या ये पूरी खबर मेरे सामने आती? नहीं आती। मैं वो अखबार की छोटी सी कटिंग देख के ही, जो कुछ ब्लर भी थी, क्योंकि व्हाट्सएप पे फोटो ब्लर हो जाती है थोड़ी सी, जिस पे कोई डेट भी नहीं मेंशन नहीं थी, पूरी खबर देख पाता नहीं, देख पाता। तो इसीलिए मैं आपसे बार कहता हूं कि आप लोग भी ऐसी खबरों को इग्नोर मत कीजिए। आप लोग खुद ऐसी खबरों के ऊपर बना के वीडियो पोस्ट कीजिए, कुरेद कर ऐसी खबरों को बाहर निकालिए। हमें नए मुद्दे तो बाद में मिलेंगे, पुराने मुद्दे इतने मिल जाएंगे
कि लगता है कि शायद एक भी जज उससे अछूता नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, अपने केस में, दूसरों केस के अंदर। लेकिन एक बात सोचना, इसी से पता चलता है कि न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है। हर आदमी एक दूसरे को बचा रहा है, लेकिन जो लोग रिफॉर्म चाहते हैं वो क्यों नहीं इकट्ठे होते एक दूसरे के अंदर साथ में? वो क्यों अपने अपने झंडे के लिए ही लड़ते रहते हैं कि नहीं, मेरी संस्था का नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। कुछ देर के लिए हर संस्था को अपनी संस्था का नाम और अपना खुद का नाम भूल जाना चाहिए। एक एजेंडे के तहत होना, इकट्ठे हो जाना चाहिए कि हमें अब कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि इस तरह के जितने भी कार्रवाई होती है कोर्ट के अंदर, वो सामने वो तभी सुधर पाएंगी जब कोर्ट के अंदर अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और ट्रांसपेरेंसी सिर्फ ऑर्डर पे लिखने से नहीं आती। आज के डिजिटल टाइम के अंदर वो आएगी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, और उसकी एक फाइल आपके पास होनी भी चाहिए। दिखेगा कि न्याय कैसे होता है और फेवर कैसे लिया जाता है, इन जज साहब के ऑर्डर दबाए कैसे जाते हैं। मुझको नहीं लगता कि मैं कभी जस्टिस राकेश कुमार जी से कभी मिल सकूंगा। आप में से जिनके पास भी अगर उनका कोई एड्रेस हो या उनसे कोई संपर्क हो, तो एक रिक्वेस्ट है कि कृपया उनको एक धन्यवाद का पत्र भेज दीजिएगा, और हो सके तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर भी उनका एड्रेस लिख दीजिएगा, जिससे मैं भी उनको एक थैंक यू लेटर कम से कम लिख सकूं। आज वो किस प्रेशर में कैसे काम कर रहा है मैं नहीं जानता, पर एक बार तो उन्होंने एफर्ट्स किए, कोशिश की। उसी एफर्ट्स के लिए उनको धन्यवाद तो बनता है देना। उन्होंने जो बीज बोया है कभी तो बाहर निकलेगा ना। और अगर आप लोग इस मामले को उठाकर सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इस मामले की आगे क्या हुआ, उनके आदेश पर क्या कार्रवाई हुई, पूछ सकते हैं तो पूछ के देखिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से ही कई बार रिफॉर्म हो जाता है। अंत में आपसे वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं कि अगर आप मुकदमों के अंदर फंसे हुए हैं, कोर्ट में आ जा रहे हैं, तो अपने अपने केस के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए। डिसमिस होगी एप्लीकेशन कोई बात नहीं, पर जज तक ये मांग पहुंचेगी। ये डिमांड पहुंचना बहुत जरूरी है। आप जज को वैसे नहीं बोल सकते ना, एक एप्लीकेशन लिख के बोल सकते हैं, सिर्फ बोल के देखिए आप। और अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल जुडिशल रिफॉर्म के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक शेयर करते हुए हर जगह चर्चा में जुडिशल रिफॉर्म का टॉपिक छेड़िए। हेड ऑफ द फैमिली जज जिस दिन ये जवाबदेह हो गए, उस दिन आपके गली का जो एक स्वीपर होगा, या एक छोटा सा सिपाही होगा, या बैंक का पियोन होगा, या मैनेजर होगा, वो सब के सब अकाउंटेबल होना शुरू हो जाएंगे। जिस देश में न्याय नहीं होता वहां पे सब अपनी मर्जी करते हैं। मन मर्जी से संविधान नहीं चलता। जो कहते हैं संविधान का पालन करना है, संविधान 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 करते हैं, वो भी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं आजकल। तो संविधान का पालन कराना है तो न्याय चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।